जय हिंद एवरीवन। जीएस साथी चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, हमने संविधान के भाग 2 के अंतर्गत नागरिकता चैप्टर को बहुत विधिवत तरीके से पढ़ लिया है। अब हम जो है उस नागरिकता चैप्टर के अंतर्गत एमसीक्यू सॉल्व करने का प्रयास करेंगे और ये देखेंगे कि हमें कितना आता है। और हाँ, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी कि जो पीवाईक्यू है, जो कि आपके पीछे के वर्षों में क्वेश्चन पूछा गया है पीसीएस, आरओ, आईएएस में, उन सबको भी हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस भाग में हमें नागरिकता से संबंधित प्रावधान मिलता है। ये कह रहा है भारत के जो संविधान है ना, उसके किस भाग में हमें नागरिकता से संबंधित प्रावधान मिलता है। तो हमने आपको साफ साफ बताया था, संविधान के भाग 2 में नागरिकता से संबंधित प्रावधान मिलता है। यानी कि आप कह सकते हैं संविधान के भाग 2 में ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम करेक्ट है। देखिए, ये क्वेश्चन जो है यूपीपीसीएस प्री 2018 में पूछा गया है। ठीक है, आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने वर्षों तक लगातार बाहर या विदेश में रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है। यह क्वेश्चन कह रहा है कि कितने वर्षों तक अगर आप भारत के बाहर रहेंगे यानी कि विदेश में रहेंगे तो आपकी नागरिकता समाप्त की जा सकती है। तो भाई साहब, 7 वर्षों तक अगर आप भारत के बाहर रह रहे हैं और भारत को जो है, अपने देश को जो कोई भी सूचना वगैरह आपने नहीं दिया है, तो आपकी नागरिकता ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। यानी कि आप कह सकते हैं 7 ईयर्स। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम करेक्ट है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है। ये पूछ रहा है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है। तो देखिए, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 5 से 11 है नहीं, वो नागरिकता से रिलेटेड है। कौन सा अनुच्छेद 5 से 11। यानी कि आप कह सकते हैं ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम करेक्ट है। यूपीपीसीएस प्री 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारतीय संविधान निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है। हमने आपको बहुत अच्छी तरह से बता दिया था कि जो हमारा संविधान है वो एकल नागरिकता प्रोवाइड करता है हमें। और ये जो नागरिकता जो है, एकल नागरिकता, इसको हमने ब्रिटिश संविधान से अपनाया हुआ था। जबकि हमारे देश के विपरीत अमेरिका में जो है दोहरी नागरिकता प्रदान की जाती है। एकल नागरिकता यानी कि यहाँ पर जो है सिर्फ केंद्र सरकार से आपको नागरिकता प्राप्त होगी बस, जबकि अमेरिका में केंद्र और राज्य दोनों से नागरिकता वगैरह प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, यानी कि आप कह सकते हैं एकल नागरिकता, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम करेक्ट है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत में नागरिकता की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सा सही है। अभी पूछ रहा है ये जो विशेषताएं हैं इसमें से कौन सा सही है। राज्य तथा राष्ट्र की दोहरी नागरिकता नहीं भाई, अपने यहां जो है सिर्फ एकल नागरिकता है बस, वो भी केंद्र सरकार का। यानी कि क्या, केंद्र सरकार का, संघ सरकार का। दूसरा, राज्य की एकल नागरिकता, राज्य की केवल नहीं, संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता। हाँ भाई, संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट आपका है, भारत और अन्य देश की दोहरी नागरिकता। ना भाई, सिर्फ हमारे यहाँ सिंगल सिटीजनशिप का प्रोविजन है बस। ठीक है, डबल का नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। अब कह रहा है भारतीय नागरिकता आप कैसे नहीं प्राप्त कर सकते हैं, इन 4 ऑप्शंस में से आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है जन्म द्वारा। क्या आप जन्म से नागरिक बन सकते हैं? तो हमने आपको बताया था नागरिकता प्राप्त करने के टोटल 5 तरीके हैं। कितने तरीके हैं? 5 तरीका। एक जन्म, दूसरा वंश, तीसरा पंजीकरण, चौथा प्राकृतिकरण या देशीकरण, 5वां जो है क्षेत्र संविष्टि के माध्यम से। यानी कि आप कह सकते हैं जन्म के द्वारा जो है नागरिकता आप प्राप्त कर सकते हैं, ये आपका एकदम करेक्ट है। दूसरा देशीकरण द्वारा, इससे आप प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा है किसी भूभाग के सम्मेलन द्वारा, ये भी आपका सही है। यानी कह रहा है कि भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। तो किसके द्वारा नहीं प्राप्त की जाएगी? तो ये जो है ना, भारतीय बैंक में धन जमा करके आप नागरिक थोड़ी ना बन जाएंगे। ऐसा तो है नहीं कि कोई विदेशी आया, भारतीय बैंक में पैसा उसे जमा किया और क्या किया, यहाँ का नागरिक बन जाएगा। यानी कि कह सकते हैं
हमारा ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत का एक नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा यदि वह, देखिए पूछ रहा है भारत का कोई नागरिक अपना नागरिकता खो देगा यदि वह, कुछ ऑप्शन दिए गए उनको समझते हैं। भारतीय नागरिकता का परित्याग करता है, सिंपल सी बात है, मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से बताया था। नागरिकता समाप्ति के टोटल 3 तरीके हैं। फर्स्ट तरीका क्या है? स्वैच्छिक त्याग, अगर आपने अपने से त्याग दिए तो ठीक है। दूसरा बर्खास्तगी के द्वारा, यानी कि अगर आप किसी दूसरे देश का नागरिकता वगैरह अपना लिए हैं और अपने देश को सूचित नहीं किए हैं तो आपकी नागरिकता ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी? बर्खास्त कर दी जाएगी। तीसरा तरीका क्या है? अगर आप युद्ध के समय दुश्मन देश से मिले हुए हैं और दुश्मन देश का मदद कर रहे हैं और भारत सरकार का खूब एक तरीके से विरोध वगैरह कर रहे हैं, दुश्मन देश का एक तरीके से खूब मदद कर रहे हैं, आप उल्टा सीधा काम कर रहे हैं, ठीक है, जो नहीं करना चाहिए एक नागरिक होने के नाते आपको, तो आपकी नागरिकता समाप्त की जा सकती है। तो वही चीजें हैं, आइए इनको समझते हैं। ऑप्शन नंबर है भारतीय नागरिकता का परित्याग करता है। भाई सही बात है, ये तो एकदम करेक्ट है। अगर वो भारतीय नागरिकता का परित्याग करता है तो उसका नागरिकता ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएगा। दूसरा स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है, ये भी एकदम करेक्ट है। तीसरा किसी अन्य देश के नागरिक से विवाह करता है। नहीं भाई, ऐसा तो है नहीं कि अगर हम किसी दूसरे देश के नागरिक से विवाह कर लेंगे तो ऐसा तो है नहीं कि हमारी नागरिकता समाप्त हो जाएगी, है ना। ये सिस्टम इनकरेक्ट है। विवाह करो कोई दिक्कत नहीं, भर भर के विवाह करो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। रसिया का आपने नियम तो पढ़ा ही होगा ना। रसिया में अगर आप विवाह करेंगे तो हाँ नौकरी भी मिलेगा, पैसा भी मिलेगा और रसिया लड़की से शादी भी होगी, है ना, रसिया की लड़कियों से। नेक्स्ट है आपका सरकार की आलोचना करता है। ऐसा तो है नहीं कि कोई सरकार की आलोचना करेगा तो भारत की नागरिकता उसकी ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएगी। अगर वो युद्ध के समय भारत देश का विरोध करता है, दुश्मन देश का मदद करता है, तब ऐसा किया जा सकता है। बाकी आलोचना जो है डेमोक्रेसी में है, आप भर भर के आलोचना करो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यानी कह सकते हैं ऑप्शन नंबर ए और 2 एकदम आपका करेक्ट है। 1 और 2 आपका एकदम करेक्ट है। आइए चर्चा करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन भारतीय कार्ड धारक प्रवासी नागरिक के रूप में पंजीकृत होने के लिए अर्ह नहीं है? थोड़ा इसको समझना पड़ेगा। कह रहा नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन भारतीय कार्ड धारक प्रवासी नागरिक, यानी कि ओसीआई कार्ड होल्डर की बात कर रही है, के रूप में रजिस्टर होने हेतु अर्ह नहीं है। अर्ह मींस क्या होता है? योग्य होता है, कि योग्य नहीं है। तो अब आपको समझना पड़ेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। और जानते हैं ये जो है इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे तो आप इसको जो है अच्छी तरह से करिएगा। और जानते हैं ये जो क्वेश्चन वगैरह है, इन सब क्वेश्चन को देख कर लगता है हाँ कि कुछ क्वेश्चन सही है, और बाकी क्वेश्चन तो आपका बहुत इजी था। एक अवयस्क बच्चा जिसके अभिभावक भारतीय नागरिक हैं, एक अवयस्क बच्चा जिसके अभिभावक भारतीय नागरिक है, नहीं भाई। दूसरा भारतीय नागरिक की विदेशी मूल की पत्नी, ऐसा तो है नहीं कि मैं हूं और मेरा शादी जो विदेश में हुआ है और एक तरीके से हमारी जो विदेशी पत्नी है उसका जो है नागरिकता वगैरह जो है वो नागरिकता के योग्य नहीं होगी, ऐसा नहीं है। यानी कि जो है ये वाला भी। नेक्स्ट आपका वे भारतीय जो विभाजन के उपरांत पाकिस्तानी प्रवासी हो गए, सही बात है भाई। हमने आपको बताया था ना 3 देश कौन कौन से थे, पाकिस्तान था, बांग्लादेश था और अफगानिस्तान था। ये सब जो है ये सब ओसीआई कार्ड होल्डर का एक तरीके से कार्ड वगैरह नहीं प्राप्त कर सकते हैं। हमने आपको बताया था 26 जनवरी 1950 को जो व्यक्ति भारत के नागरिक बन सकते थे वो सब के सब ओसीआई कार्ड होल्डर प्राप्त कर सकते थे। बट जानते हैं 3 देशों को छोड़कर, कौन कौन सा? पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश। इसके बारे में आपको बहुत अच्छे से बता दिया हूं। तो यानी कह सकते हैं ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मस्त क्वेश्चन है, एकदम मजेदार क्वेश्चन है, ठीक है। कह रहा है नागालैंड, असम,
मणिपुर, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश तथा गोवा के प्रादेशिक भागों को देखते हुए भारत के संविधान में अनुच्छेद 371 ए से लेकर 371 आई अंतर्विष्ट किया गया है। सही बात है, हालांकि अगर यहाँ जे कर देता, कर्नाटक को भी शामिल कर देता, तब और अच्छी बात हो जाती। यानी कि ये पॉइंट तो एकदम करेक्ट है आपका। ठीक है, हमने आपको बताया था स्पेशल प्रोविजंस फॉर सम स्टेट्स, है ना, कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधान की चर्चा हमने आपको किया था। हमने आपको बताया था अनुच्छेद 371 के अंतर्गत महाराष्ट्र और गुजरात को कुछ जो है स्पेशल प्रोविजन दिया गया है। 371 ए के अंतर्गत नागालैंड को दिया गया है, बी के अंतर्गत असम को दिया गया है, सी के अंतर्गत मणिपुर को दिया गया है, डी के अंतर्गत डी और ई के अंतर्गत आंध्र प्रदेश को दिया गया है, एफ के अंतर्गत सिक्किम को दिया गया है, जी के अंतर्गत मिजोरम को दिया गया है, एच के अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश को दिया गया है, आई के अंतर्गत गोवा को दिया गया है, जबकि जे के अंतर्गत कर्नाटक को दिया गया था। ठीक है, यानी कि ये वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट है। दूसरा, भारत तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में 2 राजतंत्र हैं किंतु नागरिकता इकहरी है। देखिए, भारत और अमेरिका के संविधान में 2 राजतंत्र है, ये बात एकदम करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं। वहां भी संघ और राज्य है, यहाँ भी संघ और राज्य है, बट भाई साहब दोनों जगह इकहरी नागरिकता नहीं है। हमारे यहाँ इकहरी नागरिकता है बस, अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। कैसी नागरिकता है? डबल सिटीजनशिप है। ठीक, यानी कि आप कह सकते हैं ये वाला तो गलत है। नेक्स्ट, कोई व्यक्ति जो देशीकरण द्वारा भारत का नागरिक है कभी भी अपनी नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता है। कोई व्यक्ति जो देशीकरण द्वारा भारत का नागरिक है कभी भी अपनी नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता है। भाई साहब ये भी एकदम गलत है। हमने आपको बहुत अच्छी तरीके से बताया था, कोई व्यक्ति चाहे वो देशीकरण से भारत की नागरिकता प्राप्त किया हो चाहे पंजीकरण से, भाई साहब अगर वो जो है फर्जी तरीके से नागरिकता प्राप्त करता है तब उसकी नागरिकता समाप्त की जा सकती है। अगर उसने नागरिकता प्राप्ति के 5 वर्ष के अंदर 2 वर्ष तक उसको कैद हो गया, 2 वर्ष का कैद हो गया, सजा हो गया, तो उसकी नागरिकता समाप्त की जा सकती है। और यही नहीं, अगर उसने युद्ध के समय दुश्मन देश का साथ दिया हो ना, ऐसे कंडीशन में भी उसकी नागरिकता समाप्त की जा सकती है। यानी कि जो है 2 और 3 क्या पूछ रहा है, उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? इन दोनों, ये तो गलत है, दोनों 2 और 3 गलत है। सही तो भाई साहब सिर्फ एक ही है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसमें है, केवल एक, ऑप्शन नंबर डी। IAS प्री 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। देखिए ये सब क्वेश्चन से लगता है हाँ कि कुछ जो है वेटेज है ना, तो अच्छे अच्छे क्वेश्चन सही है, मजा आ रहा है करने में और आपको भी जो है बहुत मजा आएगा। बट एक बार पढ़ लेना नागरिकता चैप्टर जो मैंने पढ़ा दिया है, पूरा विधिवत तरीके से पढ़ना, अच्छी तरीके से पढ़ना, और उसमें जो भी नहीं समझ में आएगा हमको आप कमेंट करना, मैं आपको पूरी चीजें बताऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है, किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत एक्सेप्ट किया गया है? दोहरी नागरिकता का सिद्धांत किस देश में एक्सेप्ट किया गया? जस्ट आपको बताया हूं, 3-4 बार बता चुका हूं भी। कहां पर? USA। कहां पर? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यानी कि कह सकते हैं ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम करेक्ट है। MPPCS प्री 2006 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। ठीक है, आइए चर्चा करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्न में से कौन नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है? हमने आपको साफ साफ बताया था कि अनुच्छेद 11 संसद को पावर देता है कि आप नागरिकता से संबंधित कोई भी नियम कानून वगैरह कुछ भी बना सकते हो। यानी कि कौन सा अनुच्छेद? 11। और किसको पावर देता है? संसद को। यानी कि ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट है। UPPCS मेंस 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में कितने वर्ष बिताने होंगे? मैंने आपको बताया था कि अगर किसी को पंजीकरण के द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त करना है तो उसे कितना वर्ष तक भारत में बिताना होगा? 7 वर्ष तक। कितना वर्ष तक? 7 वर्ष तक। भाई साहब मैंने आपको यह भी बताया था, पंजीकरण द्वारा नागरिकता सिर्फ और सिर्फ भारतीय मूल के व्यक्ति प्राप्त कर सकते हैं बस। कौन? PIO, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। ठीक है, यानी कि 7 इयर्स। ऑप्शन नंबर सी इज टोटली करेक्ट है। छत्तीसगढ़ PCS प्री 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। आइए चर्चा करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यदि कोई व्यक्ति संबंध वित्तीय वर्ष में, अब इसके बाद जानता है यहां पर डॉट 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 रहेगा,
दिन या उससे अधिक दिनों के लिए भारत में रहता या रहती है तो उसे एक निवासी माना जाता है। तो भाई साहब मैंने आपको साफ साफ बताया था, अगर कोई व्यक्ति 182 दिन, कितने दिन के लिए, 182 दिन के लिए भारत में रहता है तो उसे क्या माना जाएगा, 182 या उससे अधिक वर्ष अधिक दिन के लिए रहता है तो क्या माना जाएगा, निवासी माना जाएगा। यानी कह सकते हैं ऑप्शन नंबर सी इज टोटली करेक्ट है, 182। यूपीएसआई में पूछा गया क्वेश्चन है, हालांकि यूपीएसआई का भी क्वेश्चन यहाँ पर इंक्लूड कर दिया गया है। सारे क्वेश्चन है यहाँ पर, बहुत मजा आ रहा है, ठीक है, शायद आपको भी मजा आएगा, मस्त एकदम जबरदस्त है। आप इन सब क्वेश्चंस को टैकल करके तभी जाना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 संसद से कब पारित किया गया है। तो भाई साहब ये पारित किया गया था 11 दिसंबर 2019 को। कब, 11 दिसंबर 2019 को। एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है, अब तक नागरिकता अधिनियम 1955 में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है, तो कितनी बार बताएंगे आप, 9 बार। कितनी बार, 9 बार, ठीक है, ये कहीं लिखा नहीं है, ये मैं अपने से बता रहा हूँ, 9 बार संशोधन किया जा चुका है। यानी कि कोई जो एमसीक्यूज का बुक है उसमें नहीं लिखा है, ठीक है, ये मत सोचना कि हाँ मैं बहुत बड़ा बहादुर हूँ, 9 बार में कैसे बता दिया नहीं लिखा है तो ये सब चीजें मत समझना। यूपी आरओ मेंस 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। निम्न में से इस सिचुएशन में किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता है। इस स्थिति में, यानी कि क्या, किस स्थिति में जो है किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता। देखो भाई, चाहे युद्ध हो, आपातकाल हो, चाहे निर्वाचन वगैरह हो, उस समय आपको जो है भारतीय नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता। यानी कि कह सकते हैं निर्वाचन के दौरान, इमरजेंसी के दौरान और वार के दौरान। यानी कि योर ऑप्शन नंबर डी इज टोटली करेक्ट है, ऑल ऑफ द अबव मींस ऑफ से दैट ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज नागरिक बनने की निम्नलिखित शर्तों में एक आवश्यक शर्त क्या है। अब ये देखिए, अच्छा क्वेश्चन आ गया है। ऑप्शन नंबर ए, राज्य की सदस्यता। भाई साहब ये तो जरूरी है कि आप जो है नागरिक बनने के लिए आपको जो है राज्य की सदस्यता लेना बहुत जरूरी है, ठीक। यहाँ पर एक क्वेश्चन और पूछ सकता है, संप्रभु, एक संप्रभु राष्ट्र कौन होता है। तो हमने आपको बताया था ना, जहां पर क्या, कोई ऐसा देश जहां पर एक जनसंख्या हो, जहां पर जनसंख्या हो, जहां पर क्या एक निश्चित भूमि हो, जहां पर एक गवर्नमेंट हो और जहां पर क्या संप्रभु हो, वो देश जो है किसी दूसरे देश पे एक तरीके से जो है निर्भर ना हो। यानी कि अगर अमेरिका कह रहा है कि ये मत करो, ये ऐसा करो, ऐसा करो, उन सब बातों को छोड़ दे भाई, मैं अपने देश का संप्रभु हूं, मैं अपने देश का मालिक हूं, तुम कौन होते बताने वाले, ठीक है, ये बात दिमाग में रखना, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है ये। राज्य की सदस्यता। दूसरा है किसी धर्म का समर्थन। ऐसा नहीं है कि आप किसी धर्म के का समर्थन कर रहे हैं तो आप जो है बन जाएंगे, ऐसा तो है नहीं। उच्च परिवार के, अरे यार गरीब हो मेरे, उससे क्या मतलब है, उच्च परिवार हो या उच्च जाति हो, उससे क्या मतलब है, बता सकते। अनुरोध द्वारा, देखो अनुवांशिकता यानी कि वंश द्वारा, एकदम करेक्ट। अनुरोध द्वारा यानी कि आप कह सकते हैं ऑप्शन नंबर बी, ए बी और सी आपका तीनों जो एकदम करेक्ट है। अनुरोध द्वारा नागरिकता वगैरह नहीं प्राप्त कर सकते भाई, हमको नागरिकता दे दो, ऐसा कुछ नहीं हो सकता है भाई साहब, ठीक है ना, कुछ नियम कानून है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के नागरिकों का विशिष्ट अधिकार है। कह रहा भारत के नागरिकों का कौन सा विशिष्ट अधिकार है। ऑप्शन नंबर ए, भारत में निर्वाचन के मताधिकार का प्रयोग। सही बात है भाई, अगर आप भारत के नागरिक हैं तो आप जो है वोट वगैरह कर सकते हो, चुनाव वगैरह लड़ सकते हो ना, और नौकरी वगैरह इधर कर सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं। यानी कि भारत में निर्वाचन के मताधिकार का प्रयोग, सही बात, एकदम करेक्ट है। राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होना, भाई निर्वाचित हो सकते हो, राष्ट्रपति क्या सुप्रीम कोर्ट के रूप में निर्वाचित हो सकते हो। सार्वजनिक रोजगार में समानता, ये भी एकदम करेक्ट है, यानी कि कह सकते हो ऑप्शन नंबर बी, ए बी और सी एकदम जो है करेक्ट है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं और आज के अंतिम क्वेश्चन की बात करते हैं।
ऐसे सभी व्यक्ति जिन्होंने या उसके पश्चात जिन्होंने, इसके बाद जानते हैं ऐसे डॉट 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 रहेगा, या उसके पश्चात भारत में जन्म लिया हो उन्हें जन्मजात भारतीय नागरिक समझा जाएगा। देखिए हमने आपको साफ साफ बताया है कि अगर जन्म से नागरिकता प्राप्त करना है तो कौन प्राप्त कर सकता है? कोई व्यक्ति जिसका जन्म 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद किंतु 1 जुलाई 1987 के पहले भारत में हुआ हो, वो क्या माना जाएगा? भारत का नागरिक माना जाएगा। ठीक है, यानी कह सकते हैं 26 ऑफ जनवरी 1950। ओके, इट्स डन हेयर। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हेयर। तो आज के लिए इतना पर्याप्त है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।